आप सभी को सादर नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, कालिदास संस्कृत अकादमी तथा संस्कृत विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी की प्रतिष्ठित सारस्वत व्याख्यानमाला के अंतर्गत मुझे मध्य प्रदेश के आधुनिक संस्कृत साहित्य पर कुछ कहने का अवसर दिया। विगत 2 दिनों से यहाँ वेद के विविध आयाम तथा प्रासंगिकता इस विषय को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही थी और उस संगोष्ठी के उद्घाटन और समापन सत्रों में मैंने कुछ बातें कही थीं। मैंने कहा कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों में ऐसी अनेक विभूतियां हमारे देश में संस्कृत के पांडित्य जगत की हुई, जिनके असाधारण कर्तृत्व को और अवदान को देखते हुए आज हम चकित रह जाते हैं और यह मानना पड़ता है कि ऐसी विभूतियां पहले भी क्या कभी हुई होंगी और आगे भी कभी होंगी। मध्य प्रदेश के आधुनिक संस्कृत साहित्य पर विचार करते हुए भी हम पाते हैं कि इस प्रदेश में भी ऐसी कुछ विभूतियां हुई हैं जिनके संबंध में हम कह सकते हैं कि न भूतो न भविष्यति। आचार्य पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी, जिनको मैं महात्मा प्रेम नारायण द्विवेदी कहता हूँ, एक ऐसी ही विभूति थे और उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी हम मना रहे हैं और इस व्याख्यान में उनका भी स्मरण समायोजित है। एक सच्चे रचनाकार के लिए प्रतिदिन स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हुआ करता है। उसका हर क्षण स्वायत्तता का, स्वतंत्रता का, प्रतिभा के स्वायत्त समुल्लास का महोत्सव हुआ करता है और अमृत महोत्सव वह अपने जीवन के हर क्षण में नित्य अनुभव करता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी भी थे। उनको निकट से जानने का, उनके संपर्क में रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और उनको देखकर ही लगता था कि वे अपने रचनाकार की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव प्रतिक्षण मनाते रहते हैं। बहुत बड़ा विषय है मध्य प्रदेश का आधुनिक संस्कृत साहित्य। इसकी कुछ झलक ही हम यहाँ दे सकेंगे। अपार साहित्य मध्य प्रदेश में भी संस्कृत में पिछले 200 वर्षों में लिखा गया और बहुत सारा साहित्य उसमें से उपनिवेशवादी दौर में लिखा गया, ब्रिटिश राज्य के दौरान लिखा गया। स्वभावतः उस समय की राजनीतिक स्थितियां, विदेशी शासन के प्रति विरोध का भाव अनेक तेजस्वी संस्कृत के रचनाकारों में हम पाते हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले उस समय के अनेक रचनाकारों में भी हम यह बात देखते हैं। सबसे पहले मैं अप्पा साहब पाटणकर की चर्चा करूंगा। उनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ। वीर धर्म दर्पण नाटक उन्होंने लिखा था। जयद्रथ वध की जो घटना है उसको लेकर के, जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करता है और महाभारत के संग्राम में अर्जुन उसका वध करते हैं। इस पूरे आख्यान को भारत की जो स्वाधीनता है उसका अपहरण, उस पर हमला और उसका प्रतिशोध, इसके प्रतीक के रूप में पाटणकर चित्रित करते हैं। क्योंकि उनकी जो जीवन रेखाएं हैं उनमें हम स्पष्ट देखते हैं कि वे स्वाधीन चेतना के व्यक्ति हैं और कहीं समझौता उन्होंने विदेशी शासन से नहीं किया है। महाराष्ट्र के वे निवासी थे। पूना के डेक्कन कॉलेज से उन्होंने बीए किया था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। डेक्कन कॉलेज उस समय स्वतंत्रता की चेतना से जुड़े हुए मनीषियों का एक केंद्र था
तिलक का बड़ा सहयोग उस संस्था के विकास में रहा और वे स्वयं वहाँ के छात्र भी रहे। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पाटणकर इंदौर के होलकर महाविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए, पर कुछ समय बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसका कारण यह था कि इंदौर का रेसिडेंट इस बात से चिढ़ता था कि तिलक से उनकी मित्रता है और उनको कुछ परेशान किया जाने लगा। नौकरी उन्होंने छोड़ दी। 1899 से 1903 ईस्वी तक पाटणकर उज्जैन के माधव कॉलेज में प्राध्यापक रहे। यह एक अशासकीय संस्था थी और अनेक पंडित, उस समय के संस्कृत के अनेक प्राध्यापक सरकारी नौकरियां छोड़ करके गुरुकुल या ऐसी संस्थाओं में सेवा कर रहे थे जो स्वाधीन चेतना से जुड़ी हुई थीं, जो स्वतंत्रता के संग्राम में सहयोग भी कर रही थीं। माधव कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और 1899 से 1903 तक पाटणकर यहाँ अध्यापक रहे। 1903 से 1911 तक वे देवास के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में भी पढ़ाते रहे। काशी में भी उन्होंने अध्यापन किया और वीर धर्म दर्पण नाटक, जो परोक्ष रूप से राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करता है, उसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म संगति नामक पत्रिका का संपादन भी किया और कुछ और ग्रंथ भी उन्होंने महत्वपूर्ण लिखे। एक दूसरे पंडित राजाराम शास्त्री गाडगिल हैं। वे महामहोपाध्याय राजाराम शास्त्री गाडगिल ढूंढीराज शास्त्री के पुत्र थे। 1912 में उनका जन्म हुआ। 1986 में उनका निधन हुआ। बड़ी पंडित परंपरा उनके परिवार की थी। उनके पुरखे मुकुंद भट्ट गाडगिल ने अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह और जगदीश के तर्कामृतम पर संस्कृत टीकाएं लिखी थी। बड़े गुरुओं के सानिध्य में उन्होंने काशी में अध्ययन किया। ब्रह्मानंद सरस्वती, गोपीनाथ कविराज, पी.के. आचार्य आदि श्रेष्ठ गुरुओं की सन्निधि उनको प्राप्त हुई। हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी 4 भाषाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी। इसके अतिरिक्त अरबी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का भी उन्होंने अच्छा अभ्यास किया और बहुभाषाविद होने के कारण उनका जो रचना संसार है उसका वृत्त बहुत व्यापक है। उन्होंने अंग्रेजी में भी कविताएं लिखी। अंग्रेजी में उन्होंने टू द योगी, टू माई फ्यूचर स्पाउज, इस प्रकार के काव्यों का प्रणयन किया और अनेक शोध लेखों का, विद्वत्तापूर्ण निबंधों का भी प्रणयन किया। ब्रह्मचर्याश्रम शिवपुरी में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कुछ काल तक सेवाएं दी। फिर 30 से अधिक वर्षों तक ग्वालियर के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य रहे और इनकी कार्यदक्षता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने 5 वर्ष सेवानिवृत्ति के बाद इनसे अनुरोध किया कि सेवा करते रहें। बहुत प्रतिष्ठा इनकी थी। रीवा के महाराज ने स्वयं इनका सम्मान किया आकर और चांदी की तश्तरी उन्हें भेंट की थी। 5 वर्ष की आयु में संस्कृत के श्लोक धारा प्रवाह इन्होंने जिस प्रकार से सुनाए, उससे रीवा नरेश बहुत प्रसन्न हुए थे इनके ऊपर। जीवाजी विश्वविद्यालय में ये इमेरिटस प्रोफेसर भी रहे। इनके निधन के पश्चात इनके पुत्र ने गाडगिल ग्रंथावली, इनकी संस्कृत रचनाओं का संकलन प्रकाशित किया। उसमें सुंदर कविताएं हैं, मुक्तक काव्य है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा और संस्कृत पर असाधारण अधिकार इनका हम देखते हैं। अश्वधाटी छंद, जो कि बड़ा असाध्य छंद माना जाता है, कठिन छंद है, उसकी रचना इन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं अश्वधाटी में लिखी हैं और आधुनिक बोध के साथ नए विषय इन्होंने अपनी कविताओं में उठाए हैं। एक कविता में इन्होंने मुंबापुरी या मुंबई का वर्णन किया है। तत्त तंत्र सहस्र निस्रत महाशब्दैर व्रताभ्यंतरा यातायातमुपाचरद्भिरधिकं
लोके निरुद्धा सदा दिव्य द्रव्य सहस्र भाषित महारथ्या भय प्रांतरा सेयम सर्वपुरी नरेश सुषुमा मुंबापुरी सेयम सर्वपुरी वरेश सुषुमा मुंबापुरी राजते। कितना शोर, कितना कोलाहल हो रहा है और कितना ट्रैफिक है, यातायात, आवाजाही लोगों की सड़कों पर, उससे निरुद्ध हो जाता है यातायात। ऐसी सुषमा से सम्मिलित सारी नगरियों में श्रेष्ठ मुंबापुरी यह है। मार्गे मोटर घोर घोष चकितः पान्थः परावृत्य चेत किंचित पश्यति तावतैव शकटी शब्दायते सम्मुखे। ये उन्होंने शब्द चित्र खींचे हैं कि कोई भोला भाला आदमी अगर सड़कों पर निकल पड़े तो पीछे से मोटर का हॉर्न सुनकर के जब तक वो चकित होकर के देखेगा तब तक सामने से कोई वाहन आ जाएगा। तो यह संभ्राम्यत हृदय प्रयाति सही चेत पार्श्वे जनानां गणास्तं रुन्धन्ति निरंतरम पथिकरे त्वं सावधानो भव। और इधर उधर अपना मार्ग खोजने की कोशिश करता है तो भीड़ भड़क्के में कुचल जाता हुआ सा अपने आप को पाता है, कुचला जाता हुआ अपने आप को पाता है पथिक, यहाँ सावधान होकर के चलो, यह मुंबई नगरी है। अनेक स्तुति काव्य भी उन्होंने लिखे, प्रशस्तियाँ भी उन्होंने लिखी। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनकी प्रशस्ति बहुत अनुभूति प्रवणता के साथ उन्होंने की है, सुंदर रचनाएं उन्होंने की हैं और ऋतु वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। अनुप्रास की लड़ियाँ गुत्ती चली जाती हैं। अश्व धाटी छंद उनका देखिए। यंदेव वर्य ममर विंदे क्षणम विदुर संदेहमीश्वर कलाम निंदेतरास्पदम मंदेन्दिरम तुहिन कुंदेन्दुजे त्रिप यशसम तंदेशिकायित नयन देशवंदित मितं देवलोक मधुना शिंदे कुलेन्दुमभिरंदेन्न कोत्र भुवि मंदे तरो जनिजुषाम। यह शिंदे की प्रशस्ति में उन्होंने लिखा। बहुत मार्मिक कविता उनकी माता की स्मृति पर है। माता से दूर कहीं नगर में कवि चला आया है और उसकी स्मृतियां उसे व्यथित कर रही हैं। मातर देवी भणामि किं तव पदा वक्षा दरिद्रीकृतः शक्नोम्यद्य शठः कथम कथमपि क्रूरः हृदि प्राणितुम् अद्यत्वा अनुचिन्त्य हंत सहसा संपीड़िताभ्यंतरो दुःखाश्रूणि विमुच्य रोदिमि वृषं संतापमाला कुलः। हे माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अपनी माँ की स्मृति करते हुए कवि कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारी याद कर करके मैं रोता रहता हूँ। मैं कितना क्रूर हृदय हूँ कि मैं तुमसे दूर चला आया। कैसे मैं जी रहा हूँ तुम्हारे बिना, और कलेजा मेरा भर भर आता है तुमको याद करके, और चुपचाप मैं रोता रहता हूँ। ये सब उन्होंने कहा है। दूसरी बड़ी जो विभूति हुए मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में, वो श्रीपाद शास्त्री हसूरकर थे और बड़े पंडित हैं अपने समय के और बड़े विचारक, दार्शनिक भी हैं। भारत रत्नमाला सीरीज इन्होंने लिखी थी, जो देश की विभूतियाँ हैं, क्रांतिकारी हैं, नेता हैं देश के, गांधी हैं, नेहरू हैं, और भी जो युग निर्माता भारत के हुए हैं, उन पर पूरी सीरीज पत्रिकाओं में इनकी निकली। बाद में पुस्तकाकार भी निकली। और ये 1974 नहीं, ये गलत कुछ लिख गया है, 1888 तक इनका काल है और कुछ और होगा संवत, उसके 1874 संवत होगा। फिर मैं सन और संवत में कंफ्यूजन हो गया है। संवत भी लिख देते हैं। हाँ, तो ये श्रीनाथ हसूरकर के पिता हैं, बहुत सीनियर हैं ये तो, 19वीं शताब्दी में इनकी पैदाइश है और ये भी होलकर राज में रहे। होलकर साहब इनको बहुत मानते थे, बहुत जिम्मेदारियां इन्होंने दे दी कि पूरी स्टेट की एजुकेशन आप ही को रीऑर्गेनाइज करना है, और बहुत सलाह इनसे लेते थे। ये जो होलकर, ये जो संस्कृत कॉलेज है इंदौर का, इनका बनाया हुआ है, बहुत इन्होंने खड़ा किया उसको। किस तरह से वो अपने प्राचार्य रहे और अपने अधीन शिक्षकों को भेजते थे सेमिनार्स में, जाओ इस तरह से तैयारी करो, इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। और बड़ा काम जो इनका है वो 12 दर्शन सोपानावली, वैसी किताब आप देखिए कि 15वीं शताब्दी में सर्वदर्शन संग्रह लिखते हैं माधवाचार्य,
जिसमें कि 15 दर्शन एक साथ बहुत बढ़िया ढंग से समझा दिए गए हैं। वो 12 दर्शनों को इन्होंने इतने सरल गद्य में संस्कृत में समझाया है कि विद्यार्थी भी पढ़ के अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और जो प्राध्यापक पढ़ाने वाले हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। एक एक दर्शन जो पूरे भारतीय 12 दर्शन हैं उनको, इसमें नास्तिक दर्शन भी है, जैन बौद्ध चारवाक, वेदांत दर्शन के अलग अलग प्रस्थान, शैव शाक्त दर्शन आदि, व्याकरण दर्शन। उन्होंने एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति उसमें अपनाई कि 5 मूलभूत प्रश्न है कि इसमें ईश्वर का क्या स्वरूप है, इसमें आत्मा का क्या स्वरूप है, सृष्टि की प्रक्रिया इस दर्शन में क्या है। इस तरह के 5 प्रश्न सामने रख के एक एक का उत्तर देते हुए मूल ग्रंथों के आधार पर ये इनकी द्वादश दर्शन सोपानावली चलती है। अब आपके कोई अकादमी इस तरह का काम कर नहीं पाती है। इस तरह के जो ग्रंथ है, अब ये 100 साल पुरानी किताब है, अब मिलती नहीं है, वैसी किताब दूसरी है ही नहीं। उस तरह की इतनी अच्छी किताब किसी ने लिखी हो संस्कृत में, विद्यार्थी भी कोशिश करके पढ़ें, अच्छी संस्कृत उसकी है, बहुत ज़्यादा एकदम वैसी नहीं है कि तव नाम किम मम नाम राधा वल्लभ वाली, लेकिन बढ़िया संस्कृत है और उसको समझ सकते हैं। जो MA के लड़के हैं वो कोशिश करें तो और सीख सकते हैं उससे कि कैसे लिखना है उनको परीक्षा में, एक एक प्रश्न का वो गहराई से विचार करते हुए। बड़े पंडित थे भाई वो, तो उसको रिप्रिंट होना चाहिए ऐसी किताबें। अब नहीं वो मिलती है, लेकिन कौन कराएगा ये। हमने संस्थान में तो इस तरह की बहुत पुस्तकें निकलवाई जब तक हम रहे। अब तो इस तरह के काम अगर हो रहे हैं कहीं तो होना चाहिए आगे। अब दूसरा महत्वपूर्ण इस प्रकार का जो ग्रंथ है वो मातृभूमि कथा है। ये भी आप देखिए कि कैसे छोटी छोटी जगहों पर रहने वाले पंडित तो किस भाव से लिख रहे हैं कि कोई पढ़ेंगे आगे, मैं तो लिख जाता हूँ ताकि सनद रहे। स्वतंत्रता संग्राम का पूरा इतिहास इन्होंने लिखा। ये कच्छी थे, गुजरात से आए थे मध्य प्रदेश में, प्रीतम लाल नरसिंह लाल कच्छी, और ये इंदौर में स्कूल में टीचर रहे। 1911 में इंदौर के एक विद्यालय में शिक्षक हुए, फिर खरगोन के एक स्कूल में ये प्राचार्य रहे। उसके बाद 1911 में, आज़ादी के बहुत पहले की बात है, कई रचनाएं इनकी हैं संस्कृत में। उन्नति शतक है, भक्ति शतक है, शांति शतक है, आराधना शतक है, श्रीमद् होलकर वंश प्रशस्ति काव्य है, पूरे होलकर वंश की विरुदावली इन्होंने लिखी है। और ये मातृभूमि कथा इनका मैग्नम ओपस है, मुख्य रचना है। 608 इसमें पद्य हैं। अशोक के काल से लेकर के 1930 ईस्वी तक का इतिहास भारत का, इसमें आज़ादी की लड़ाई किस तरह से शुरू होती है और मोहम्मदी मुसलमानों का जो समय है उस पर भी इन्होंने लिखा है। अंग्रेज किस तरह से आए, किस तरह से उन्होंने पैर फैलाए, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। और जलियांवाला बाग कांड का वर्णन किया है। आप क्या हिम्मत, आप देखिए 1900 ये आज़ादी के कितने साल पहले, 2-3 दशक पहले लिख रहा है। रोलर टैक्स के खिलाफ जो आंदोलन हुआ और जलियांवाला बाग में जो सभा हुई उस पर कर्नल डायर ने जो गोलियां बरसाईं, उसका इन्होंने बहुत मार्मिक चित्रण इस किताब में किया है। और गांधी जी इसमें अवतरित हो जाते हैं। इरविन संधि जो हुई उसका इन्होंने वर्णन किया। असहयोग आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ, यहाँ तक जहाँ तक वो लिख रहे हैं वहाँ तक का इतिहास पंडित कच्छी जो है लिख गए इसमें। ये किताब मिलती, हमने देखी थी, यहीं लाइब्रेरी में भी थी, और उस समय इन्होंने खुद अपने प्रयास से छपवा देते थे कि हमने तो अपना कार्य किया, लोग पढ़ेंगे। दूसरे बड़े पंडित इस तरह के सदाशिव दास शर्मा थे। 1906 में पुरी में उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो रायगढ़ आ गए। और रायगढ़ के आप लोगों ने सुना होगा महाराज चक्रधर सिंह बड़े गुणी थे, गुणियों के आश्रयदाता थे, स्वयं कथक के बड़े जानकार थे, कलावंतों को बहुत प्रश्रय देते थे, पंडितों को भी वो आश्रय देते थे। तो उन्होंने इनको बहुत सम्मान से रखा और इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, वो वहाँ रायगढ़ की लाइब्रेरी में है, मिलते नहीं हैं। राग दर्पण, ताल दर्पण इत्यादि नामों से 4 किताबें उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। और संतानवल्ली नाम से संस्कृत में काव्य इनका, बहुत सुंदर ललित भाषा में इन्होंने काव्य लिखे हैं संस्कृत में, वो छपे हैं, वो मिलते हैं। बाकी जो पांडुलिपियाँ वहाँ रह गई वो तो नहीं, वहाँ से नहीं, मुश्किल है मिलना। और वो राजा के नाम से लिख दी होंगी, उसमें शायद चक्रधर सिंह का ही नाम है। वो पंडित लोग जो लिखते थे वो राजा का ही नाम ऊपर दे देते थे, क्या करना है। और कुछ अपनी जीविका चल रही है, रोटी वो दे रहे हैं, उतना ही बहुत है। राजा भोज के
104 ग्रंथ मिलते हैं। अब वो लड़ाई पे भी जा रहे हैं, फलां उसमें लड़ाई भी उनको करना है, थोड़ी सी उम्र है उनका, उसमें खप रहे हैं। वो कहाँ से इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख देंगे? वो सारी आउटलाइन बता जाते थे, बहुत प्रतिभाशाली थे। तो उनकी पूरी एकेडमी उनके दरबार में थी, बड़े बड़े दिग्गज पंडित। प्रतिभा तो भोज की है, सारी आउटलाइनिंग उनकी लगती है, लेकिन राजा बैठ कर के लिख देगा, मुश्किल लगता है। लेकिन क्रेडिट उन्हीं को पंडितों ने दिया और दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे समय में भी हुआ। तो ये सदाशिव दास बड़े पंडित थे, उन्होंने कुछ ग्रंथ ऐसे लिखे, कुछ उनके नाम से बाद में छपे हैं। वो सदाशिव ग्रंथावली उनकी मिलती है और सुंदर उनकी कविता है, वो हम देखते हैं। चित्तरंजन शोकाष्टकम भी इन्होंने लिखा। चित्तरंजन दास बंगाल के बड़े नेता थे, उनकी मृत्यु पर यह इलेजी है। संस्कृत साहित्य में वो एकदम जो बहुत सारी नई विधाएं आई 19वीं शताब्दी में, वो इलेजी विलाप काव्य की विधा आ गई, उसके पहले नहीं था। किसी की मरने पर जो व्यक्तिगत दुख होता है उसको अभिव्यक्ति देते हुए लिखा जाए, वो बहुत मार्मिक। और मैंने तो कहा है कि शायद विश्व साहित्य की सबसे बड़ी इलेजी संस्कृत में लिखी गई, जो अश्रु विलाप काव्यम 300 श्लोकों का हमारे गुरुजी ने सागरिका में छापा था, यादवेश्वर तर्क रत्न का, बड़ा महाकाव्य जैसा अपने आप में। वो पूरी काशी उन्होंने एक एक चित्र सामने रख दिया, और कैसे लोग बड़े बड़े पंडित संसार छोड़ करके जा रहे हैं, कितना हाहाकार मचा हुआ है, उसका वो चित्रण करते हैं। तो ये अब समय नहीं है कि उदाहरण हम दें सदाशिव दास की कविता के, और बहुत सारा। एक और महत्वपूर्ण रचनाकार हुए, विक्रम संवत 1970 में इनका जन्म हुआ, सुधाकर शुक्ल। इनको सौभाग्य से हमने देखा, और द्विवेदी जी को भी याद होगा, इनके जीवन काल में ही इनके घर में, इनके शहर में इनके ऊपर गोष्ठी हुई थी जब ये वयोवृद्ध थे, और इनकी कविता की बड़ी सराहना की जाती थी। बहुत सारे इनके काव्य हैं, देवदूत खंड काव्य है, आचार्य सुधाकरम, मुक्त काव्य संग्रह है, सूत्रोपनिषद है, बड़ी लंबी सूची है। 3 महाकाव्य भी इन्होंने लिखे, स्वामी चरित चिंतामणि है, गांधी सौगंधिकम है, भारतीय स्वयंवरम है। दतिया में रहते थे, और कवि कुलाय इनके घर का नाम था, वहीं पर इनकी सर्विस रही, सेवा रही। और पीताम्बरा पीठ स्वामी के भक्त थे, उन्हीं पर स्वामी चरित चिंतामणि इन्होंने लिखा है। पीताम्बरा पीठ के स्वामी का उसमें जीवन चरित है, सुंदर भाषा है इनकी, और नए विषयों पर भी लिखा है। गांधी जी पर पूरा महाकाव्य है 20 सर्गों का। राष्ट्रीय चेतना विशेष रूप से झलकती है इनकी सभी रचनाओं में, खास तौर से भारतीय स्वयंवरम में। दूसरे, अब जिनसे हम लोगों का काफ़ी संपर्क भी रहा, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सागर में भी खूब आते जाते रहे, यहीं से रिसर्च भी किया था उन्होंने। आपटे साहब के अंडर में रिसर्च किया, डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री, जो पिछली पीढ़ी के यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनको स्मरण भी होगा। बाद में वो हिंदी एकेडमी के डायरेक्टर हो गए थे, तब भी यहाँ आते थे। 1913 में उनका जन्म हुआ था, 2005 में उनका निधन हुआ। उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर में उनका जन्म हुआ था, काशी में शिक्षा हुई, लेकिन कर्मभूमि उनका मध्य प्रदेश रही। और गोरखपुर और कलकत्ता के महाविद्यालयों में भी उन्होंने अध्यापन किया, और गांधी जी के संपर्क में बाद में आए। फिर सेवा छोड़ करके और गांधी जी की जो संस्थाएं थी उनमें वो नौकरी करते रहे, विद्या मंदिर में प्राचार्य रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो सक्रिय रहे, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, जेल भी गए थे, वो सब मैं नहीं डिटेल्स दूंगा। बहुत सारी बातें उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो उनके साथ उठक बैठक जिनकी रही है वो लोग भी जानते होंगे। अब क्या उनके बारे में हम बताएं ज़्यादा। और संस्कृत में उनकी कविताएं हैं, अच्छी कविताएं, आधुनिक बोध की कविताएं उन्होंने लिखी, वो संग्रह भी उनका छपा है। हिंदी के भी वो कवि थे, और अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी है, हिंदी में भी सुनाते थे, अच्छी लिखते थे। और अर्वाचीनम मनोविज्ञानम उनकी संस्कृत में किताब है। बहुत सारे जो संस्कृत के पंडित हैं और विद्वान हैं वो संस्कृत में नए विषयों पर लिख रहे हैं कि संस्कृत माध्यम से पढ़ने वाले लोग जो हैं वो जाने, नया मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी समझें। तो अर्वाचीनम मनोविज्ञानम उन्होंने संस्कृत में किताब लिखी है। और बाकी तो सम्मान उनको बहुत मिले, कुलपति भी वो हुए जबलपुर यूनिवर्सिटी के, प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर उनको मिला, और भी अवार्ड मिले। दूसरे जो बहुत ही स्मरणीय विभूति हैं मध्य प्रदेश की विभूतियों में, वो रुद्रदेव त्रिपाठी हैं। वो मालव मयूर पत्रिका निकालते रहे आज़ादी के पहले। वो मंदसौर में एक स्कूल में शिक्षक रहे, वर्षों तक वो अपने खर्चे से, अपने प्रयास से मालव मयूर निकालते रहे। हमारे पास भी कुछ अंक उसके आते रहे।
और बहुत ही जिंदादिल आदमी थे, बहुत ही हंसमुख आदमी थे, खूब उनसे भेंट होती थी। पंडित बहुत अच्छे थे, बड़े पंडित थे, छोटी छोटी जगहों में बहुत बड़े बड़े पंडित रहे और आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे पंडित हुए। खैर उसके उदाहरण मैं नहीं दूंगा। बिहार के छोटे छोटे गाँव में जहाँ की आपकी 10-20-25 झोपड़ियाँ हैं, पाठशाला है, उस समय के सबसे बड़े पंडित वहाँ पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे उनका जिक्र मिलता है। बड़े बड़े प्रोफेसर उनके यहाँ पढ़ कर के, और वो दरभंगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं संस्कृत में। शशिनाथ झा हैं, रामचंद्र झा हैं, बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने। तो छोटे छोटे गांव में उन गांव का नाम ही बड़ा अजीब अजीब है, फलां घूमनपुर है कि क्या क्या है, उसमें छोटी छोटी जगहों पर कितने बड़े बड़े पंडित हैं और लिखते भी हैं। तो रुद्रदेव त्रिपाठी मंदसौर में रहे, छोटे से स्कूल में रहे और मालव मयूर निकालते रहे। संस्कृत में उनका लेखन बहुत है, बहुत काम है उनका, संपादन बहुत है उनका। सामवतम उन्होंने संपादित किया, कई संस्कृत के काव्य उन्होंने संपादित किए, लहरी काव्य उन्होंने बहुत सारे लिखे, व्यंग्य काव्य उन्होंने खूब लिखे, हास्य व्यंग्य की कविताएं उन्होंने खूब लिखी हैं। ज़्यादा विवरण मैं नहीं दूंगा, मेरी किताब में भी इन पर कुछ है। और बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में प्रोफेसर हो गए थे, बहुत अच्छे सम्मानजनक पद से सेवानिवृत्त भी हुए। माना गया इनकी विद्वत्ता को। मैंने श्रीपाद हसूरकर की चर्चा की है, द्वादश दर्शन सोपानावली जिनकी है, उन्हीं के बेटे श्रीनाथ हसूरकर थे और बड़े पंडित थे। ये बड़े पंडित परिवार में पैदा हुए, बड़े पंडित थे। 1924 में इनका जन्म हुआ, 1988 तक ये थे। इनके शिष्यों में बहुत सारे आप लोगों के गुरु रहे हैं। मेरे ख्याल में कृष्णकांत चतुर्वेदी जी हुए और होलकर कॉलेज में मेरे ख्याल में कौठेकर साहब भी, ये लोग इनके शिष्य रहे हैं। और बड़े वेंकटाचलम जी से भी इनका बहुत अच्छा परिचय था। वो वेंकटाचलम जी अक्सर बताया करते थे इनके बारे में हमको कि हसूरकर साहब प्रिंसिपल थे और वो बताते थे कि मेरे पिताजी जब मुझको पढ़ाते थे तो इतना मोटा डंडा साथ में रखते थे और न्याय के सूत्र, व्याकरण के सूत्र बोलो और जहाँ अटकते थे वहाँ जोर से मारते पीठ पे। इस तरह से हमने पढ़ाई की है। इतने बहुत कड़ा अनुशासन रखते थे श्रीपाद हसूरकर, बहुत सख्त भी थे और इसीलिए होलकर महाराज उनकी बड़ी कद्र भी करते थे, किसी के आगे दबते झुकते थे नहीं। तो ये उनके बेटे थे। ये बड़े उपन्यासकारों में हैं संस्कृत के, और आज़ादी के पहले ज़्यादातर इनके उपन्यास लिखे गए और सब उसी तरह की थीम्स पर हैं। ऐतिहासिक उपन्यास हैं पर ध्वनियाँ वही हैं कि जो भारत की आज़ादी की लड़ाई है उसके संकेत हैं। अजातशत्रु उपन्यास है, सिंधु कन्या उपन्यास है, प्रतिज्ञा पूर्ति तो चाणक्य के जीवन पर उपन्यास है, दावानल उपन्यास, चेन्नम्मा जो चेन्नई की रानी थी, चेन्नम्मा अंग्रेज़ों से लड़ी, उसके ऊपर उपन्यास है। इनके ऐसे 6-7 उपन्यास हैं। अच्छी बढ़िया संस्कृत में इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। ये मिलते हैं क्योंकि ये बात के ऑथर हैं। ये यहाँ की लाइब्रेरी में भी आपको, जब हम थे यहाँ तब तो उस समय तो थे। और एक बहुत अच्छे विद्वान के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, वो संस्कृत के साहित्यकार भी हैं, इस रूप में कम जाने जाते हैं, लेकिन उनका वो स्मरणीय है संस्कृत के नाटककार के रूप में, वो हरि रामचंद्र दिवेकर हैं। उनको भी हमारे सौभाग्य से हमने उनको देखा। ये पंड्या जी को याद होगा कि माधव कॉलेज में शुरू में बहुत पहले कालिदास समारोह हुआ करता था और हम जब बीए में थे तब हम उसके वाद विवाद प्रतियोगिता में छतरपुर कॉलेज से भाग लेने गए। तो उस समय माधव कॉलेज में होता था, तो या तो उस समय या जब हम एमए करके रिसर्च कर रहे थे तब हम गए। उस समय हमने दिवेकर साहब को देखा, वहाँ सुना भी उनको, बड़े विद्वान माने जाते थे वो। तो इनका बाद में एक नाटक छपा कालिदास महोत्साह नाम से संस्कृत में। उस नाटक के बारे में 2 मिनट में बताऊंगा, मुझे बहुत अच्छा वो नाटक लगता है। उस नाटक में वो क्या बताते हैं कि उज्जैन में कालिदास समारोह हो रहा है। वो कालिदास स्वर्ग से उतर के आते हैं कि भाई मेरा समारोह हो रहा है, मैं देखूं क्या कर रहे हैं लोग। तो वो उतर करके वहाँ और उपस्थित होते हैं। अब पंडित लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि कालिदास का समय क्या है। अब बड़ी गर्मा गर्मी उसमें हो रही है कि कालिदास का समय जो है वो गुप्त काल में है कि विश्वादित्य के समय ईस्वी पूर्व है। तब कालिदास को लगता है कि मैं भी कुछ कह दूं, तो कहते हैं कि हे पंडित प्रवरो, मैं स्वयं कवि कालिदास हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो पंडित लोग कहते हैं कि तुम कालिदास हो तो पीछे चुपचाप बैठ जाओ, जो हम बताएंगे वही तुम्हारा काल होगा, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वो नाटक चलता है। ये जो कुछ विद्वत सभाओं में होता है गर्मा, यहाँ भी खूब बहस आपने देखा होगा, परसों क्या हो रही थी
और जरा सी बारीक बात को लेकर के वो बिल्कुल यूं करके आ गए, ये वेदांत में तो ब्रह्म का स्वरूप और ये परम सत्ता तो ये है और आपने कैसे कह दिया है इत्यादि करके। तो वो पंडित लोगों के अपने अपने वो थे। अब कालिदास उसमें बेचारे बैठे रह गए, अपना मुंह लपोड़ करके चल दिए, फिर क्या कर सकते थे। इस तरह के दूसरे ये जिंदादिल रचनाकार एक हरिहर त्रिवेदी हुआ करते थे, उनको भी हमने देखा और बाद में कान उनके काम नहीं करते थे और उन पर खूब हंसते भी थे लोग। पंड्या जी को शायद याद होगा, द्विवेदी जी को याद होगा, वो उन्होंने कविताएं खूब अच्छी लिखी संस्कृत में। और अंग्रेजी के जो रोमांटिक कवि हैं उनकी कविताओं का बहुत ललित सुंदर अनुवाद संस्कृत में उन्होंने किया है। संस्कृत में क्या तब्दीलियां हो रही हैं आप देखिए कि पश्चिम के साहित्य का अनुवाद हो रहा है। तो ये हरिहर त्रिवेदी ने अनुवाद किए संस्कृत में। उन्होंने नागराज विजय, वो पुरातत्वविद थे, पुरातत्व विभाग में सेवा करते रहे, इतिहास के बड़े विद्वान थे। तो नागराज विजय उन्होंने कुषाणकालीन इतिहास पर संस्कृत में लिखा है। गणाभ्युदय नाटक उन्होंने प्राचीन भारतीय गणराज्य के उद्भव को लेकर के लिखा है। कविताएं उन्होंने लिखी हैं, श्लोक रचना करते थे। दूसरे बहुत बड़े रचनाकार जो अभी अब तो शायद रहे नहीं ना, अभी कुछ मैंने एक आध साल पहले भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी, वागीश शास्त्री हैं क्या? हाँ पता नहीं भाई। अरे है जी। अच्छा ठीक है। असल में कोरोना में इतने लोग चले गए कि क्या कर सकते हैं। अब वो तो 90 से ऊपर के हैं, भगवान की कृपा है। हाँ ठीक है। 1934 में उनका जन्म हुआ खुरई में, सागर के पास खुरई में उनका जन्म हुआ और वृंदावन में उनकी पढ़ाई हुई। ये हमारे समय के सबसे दिग्गज पंडितों में माने निश्चित रूप से हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, व्याकरण के बहुत बड़े पंडित हैं, सर्वमान्य पंडित हैं कि वैसा व्याकरण के धुरंधर पंडित कम मिलते हैं और सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। वैसे अनेक शास्त्रों में इनका दखल है। संस्कृत में इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं और कृष्णाणाम नागपाशा इन्होंने बहुत पहले लिखा था। आप देखिए कि एकदम नए ढंग का नाटक लिख रहा है संस्कृत का पंडित जो 40 साल पहले कि जो प्रेमचंद लिख रहे हैं कहानियों में कि किसान जो है वो किस तरह से जमींदारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और जमींदार उनको किस तरह से सता रहे हैं, इसकी पूरी थीम पर गांव के परिवेश में जो खुरई उरई में उन्होंने देखा होगा उसके ऊपर उन्होंने ये नाटक लिखा कृष्णाणाम नागपाशा। सरल भाषा में है, ये मिलता है, छपा हुआ है। बाद में इनके कई बहुत सारी किताबें कविता की छपी, कथा संवर्तिका कहानी संग्रह इनका है, नर्मदा सप्तशती हास्य व्यंगिका काव्य संस्कृत में है, आतंकवाद शतकम आतंकवाद पर इनका आया शतक पूरा काव्य, और टालस्टाय कथा सप्तकम टालस्टाय की 7 कहानियों का अनुवाद है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, अपार साहित्य इनका है। व्याकरण संबंधी इनके संस्कृत में ग्रंथ बहुत हैं, 400 से ज़्यादा इनके शोध लेख हैं संस्कृत में, बड़ी दिग्गज विभूतियों में से हैं। अब समय कम है, मैं दो तीन बहुत बड़े बड़े महाकवियों पर चर्चा करूंगा। एक तो पंडित बच्चूलाल अवस्थी हैं, उनको बहुत सारे लोग आप जानते हैं, याद करते होंगे। वो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पंडितों में से एक हैं, निश्चित रूप से सबसे महान पंडितों में से हमारे बीच में हैं और उतने ही बड़े कवि भी वे हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं। और ऐसा व्यक्तित्व मिलना दुर्लभ है कि प्रखर पांडित्य है, इतना कर्कश प्रखर प्रतिभा पांडित्य की छील करके वो रख देते हैं और बहस करने पर उतारू हो जाते हैं। गुस्सा इतना आता है कि बिल्कुल कुचल देंगे जो सामने है उसको बहस में। बहुत तीक्ष्ण प्रतिभा है और उतने ही संवेदनशील कवि भी हैं, बहुत भावुक कवि हैं। जरा सी बात पर तो उनको रोना भी आ जाता था। भोजपुरी का लोकगीत सुन के वो जो छापक शिवलिया वाला है, खूब धारा प्रवाह आंसू उनके बहते थे, ऐसे रसिक वो थे। बेगम अख्तर की वो सुन करके हमारे यहाँ आकर के बेगम अख्तर का भैया लगाओ, और फिर तो क्या मगन वो हो रहे हैं, क्या अरे बेगम ने क्या गाया देखो। ये बहुत रसिक थे उनके तो मेरे पास बहुत संस्मरण है। वो इन लोगों ने रिकॉर्ड किया नहीं, 1.5-2 घंटे में बोला पंडित बच्चूलाल अवस्थी पर। इतने उनके साथ में हमारी उठक बैठक रही, इतनी उनकी यादें हैं। वो हम लोगों की कितनी किस्मत थी कि ऐसे ऐसे लोगों का सानिध्य हमको मिला। और वो पितृतुल्य भी हमारे थे और हमसे मित्र की तरह भी बोलते थे। खूब हंसी मजाक ठिठोली भी उनसे खूब होती थी, हमारी बहसबाजी भी खूब होती थी, नाराज भी कभी कभी हो ही जाते थे। तो फिर वो कोई शब्द हमारे मुंह से गलत निकल जाए तो वो
अब डांटते नहीं थे क्योंकि हम हेड हो गए थे, तो चुप रह जाते थे। फिर 2 दिन तक वो बोलते नहीं थे, तो हम सोचते रहते कि काय पे चिढ़ गए होंगे। फिर हमको याद आया कि हमने सशक्त कह दिया। उनने एक बार बताया था कि सशक्त मत कहा करो। सशक्त क्या होता है? शक्त होगा या अशक्त होगा, वो वैयाकरण तो कहेगा वही, सही बात है। अच्छा, बड़े बड़े वैयाकरण सशक्त बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। वो किरण जी कितनी बड़ी वैयाकरण है, वो आभार आभार आभारी आभारी कहती हैं। और संस्कृत में तो बचलाल जी होते तो वो उठ करके चले जाते हैं चिढ़ करके कि ये लड़की ये क्या कर रही है, ये आभारी आभारी कर रही है। और इतना बढ़िया संस्कृत वो बोलती हैं, क्या उनकी तारीफ की जाए। हम लोग नहीं बोल सकते लिख सकते भाई, उतनी अच्छी संस्कृत किरण आर्य जो प्रोफेसर थे हिंदी के। तो ये अद्भुत कवि हैं। और ये तो समय नहीं है, कितनी ऊंचाइयों तक उनकी कविता जाती है, अगम्य ऊंचाइयाँ प्रतिभा उनकी नापती है। गज़ल वो संस्कृत में लिखते हैं, पटः किम तंतुभिः सिद्धेद यतस्तानस्ततो वानम, मनुष्यस्य आंतरो व्याधिर्बहिर्भेषज विज्ञानम, पटः किम तंतुभिः सिद्धेद यतस्तानस्ततो वानम। बीमारी भीतर है और इलाज बाहर बाहर से हो रहा है। धागे बिखरे बिखरे हैं, कैसे कपड़ा बुना जाएगा जबकि इधर ताना है उधर बाना है। तो इतस्तानस ततो वानम, इसमें उसका रदीफ और काफिया चलता है। तो बिना रागम बिना हुतम वाद्यम धुतम गानम, इस तरह से रदीफ और काफिया से पूरी गज़ल उठती है उनकी, बहुत बढ़िया। और पुरानी साहित्य, क्लासिकी साहित्य से इमेजेस आती हैं। और क्लासिकी बंध की कविताएं उनकी बहुत परिमार्जित कविताएं। मातृस्तवा उनकी आप कविता देखिए, शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी के स्तर तक जाती हैं, वैसी बढ़िया कविता माँ पर। और क्या इमेजरी वो, और कितने मुहावरे संस्कृत के वो लाते हैं। वैसा अधिकार कम लोगों को है, हम लोग तो सपना देखते हैं कि वैसी संस्कृत हम लोग लिख सके। ऐसे दुरूह शब्द भी आते हैं लेकिन वो इतने बढ़िया फिट बैठते हैं उनकी कविता में। तो अब उन पर अलग से लिखा है, उन पर थीसिस भी हुई है, मेरे अंडर में थीसिस है और छपी हुई है। हिंदी में भी उन पर सामग्री है, मैंने भी खूब लिखा है। जिनको ज़्यादा जिज्ञासा हो, घोर श्रृंगार की कविता जो संस्कृत में ही संभव हो सकता है वैसी भी उन्होंने खूब लिखी। वैराग्य की कविता भी उन्होंने खूब लिखी। और एक काव्य हमको दे गए थे, योषा सप्तति, और उस समय हम दूरवा निकालते थे, हमने कहा दूरवा के लिए दे दीजिए। तो कविताएं तो वो देते रहते थे। योषा सप्तति उन्होंने बढ़िया अच्छी, शायद पंडा जी या किसी से नकल करवा के भेजी होगी या बालकृष्ण शर्मा से। उसके साथ एक पत्र था कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक इसको मत छापना, और जब मैं चला जाऊं तो छाप देना। और उनका 2005 में जब निधन हुआ तो मैंने फिर यहाँ से वो संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित कर दी थी। उनका कुछ विचार रहा होगा, उसमें घोर श्रृंगार है स्थान स्थान पर, लेकिन कविता बहुत ऊंची है। जो संस्कृत में ही संभव हो सकता है उस तरह का श्रृंगार रस। और स्त्री का वर्णन है, फीमेल डिस्कोर्स जो संस्कृत में बनता है एक पारंपरिक प्रज्ञा के साथ में, उसके उदाहरण हैं। वैसी ही बड़ी विभूति रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके बारे में भी अधिक कहने का अवकाश यहाँ नहीं है। और इतने प्रसिद्ध हैं, बहुत सारी बातें आप लोग जानते ही हैं। 1935 में नर्मदा के किनारे भोपाल के निकट नादनेर ग्राम में उनका जन्म हुआ। फिल्म भी बन चुकी है उनके ऊपर, और कई किताबें उन पर उपलब्ध हैं, हिंदी में उन पर अध्ययन उपलब्ध हैं। 3 उनके बड़े बड़े महाकाव्य हैं। ये तो यहीं रख दो ताकि टाइम तो देखते रहें। और हाँ, क्या करें। और स्वातंत्र्य संभवम उनका है, उत्तर सीता चरितम है, कुमार विजयम है। वो महाकाव्य भी अपने ढंग के विलक्षण अनोखे महाकाव्य उन्होंने लिखे। जो कुछ रेवा प्रसाद जी ने लिखा सब अनोखा ही है। रेवा प्रसाद जी के अतिरिक्त और कोई वैसा लिख नहीं सकता था। कविता भी उनकी वैसी है। और क्या प्रांजल भाषा में जैसे भर भरा कर के नदी बह रही है, वो ऐसी प्रतिभा उनकी थी कि इतना बढ़िया श्लोक वो 1 मिनट में लिख देंगे। जैसे हमको किताब कोई समर्पित कर रहे हैं, इतना सुंदर किताब उठाई और बस कलम से लिखने लगे, बहुत बढ़िया श्लोक। ऐसे कई श्लोक उनके लोगों के पास होंगे, तुरंत निकलता ही चला जाता था उनके। ऐसी कुछ प्रतिभा उनकी थी। अच्छी कविता, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बनाई हो कि इसको समर्पित करना है तो कुछ बन जाए। वो उनके भीतर था, ऐसी उर्वर प्रतिभा उनकी थी। बढ़िया इमेजरी आ रही है कविता में, तुरंत 1 मिनट में वो नई इमेजरी के साथ में लिख देंगे। तो ये बड़े कवियों में ये हुए। उन्होंने शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट का अनुवाद, रूपांतर किया, स्वतंत्र रूपांतर किया यूथिका के नाम से संस्कृत में। अच्छी नाटिका उन्होंने लिखी है वो। और बहुत ही सुंदर काव्य उनका है। नर्मदा नदी के किनारे के जो गांव हैं, नर्मदा नदी के किनारे का जो जीवन है, उस पर रेवा भद्र पीठम,
पूरी जो लोकल कलर है, जिसको आंचलिकता कहते हैं, वो संस्कृत कविता में कैसे आती है कि यहाँ बाजट्टी का जो गहने हैं, क्या बिछिया क्या सब पहनती हैं, पैरों में इस तरह के गहने यहाँ की महिलाएं पहनती हैं। बहुत कलरफुल लाइफ पूरा गांव का। और रेवा नदी, उसके प्रति क्या पूज्य भाव उनका है, उसका प्रवाह, उसका वो वर्णन करते हैं, सुरम्य वर्णन करते हैं। बड़ी रचना है इनकी उत्तर सीता चरितम, बहुत विजन के साथ में लिखी गई, जिसमें एक बड़ा क्रांतिकारी स्वरूप सीता का इन्होंने चित्रित किया। हालांकि अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओत का जो काव्य है उसमें कुछ आ चुका था उस तरह का। तो वो सीता स्वयं निश्चय करती हैं कि मैं ही छोड़ करके जाती हूँ, और बहुत अद्भुत ओजस्वी तेजस्वी रूप सीता का इसमें चित्रित है। राष्ट्र देवी के रूप में वो चित्रित करते हैं सीता को। तो बड़ी प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता का काव्य है। सीता का गरिमामय स्वरूप इसमें चित्रित किया गया। पूरी आर्य संस्कृति की प्रतीक बना करके सीता की छवि बहुत विशद रूप में, मनोवचः कर्मभिरार्य संस्कृतिम सदैव या शुद्ध तमा मनस्विनी निषेव माणा न विभेति मृत्यु। तो ऐसा सीता के बारे में, मृत्यु का सामना करती हुई मनस्विनी सीता, आर्य संस्कृति का साकार रूप वह, पद्मासनस्था कमलेव नूतनात् पयोधि मंथात् उपजाय माना प्रज्ञेव पूर्णा विमले मुनीनाम पदे पुनर्भास्वरताम दधाना। एक के बाद एक इमेजेस उनकी फूटती चली जाती हैं। वो इसी तरह से लिखते चले जाते थे, और कितना उन्होंने लिखा। जैसे पंडित प्रेमानंद द्विवेदी जी ने कितने अनुवाद कर डाले ग्रंथ के ग्रंथ, उसी तरह से इन्होंने इतने बड़े बड़े महाकाव्य लिख डाले, और सुंदर महाकाव्य हैं। और स्वातंत्र्य संभवम जैसा महाकाव्य तो संस्कृत में दूसरा न लिखा गया है न लिखा जाएगा। 90 सर्ग उसके हो चुके, 3 उसके रिसेंशंस हुए। पहले शायद 50 सर्ग का था, फिर 70-75 का हुआ, फिर 90 का हुआ। और उसमें प्राचीन काल से लगा करके अन्ना हजारे और नरेंद्र मोदी के चुनाव तक का भारत का इतिहास उसमें है। बहुत सुंदर तेजस्वी उसकी भाषा है, और बहुत खरी खरी ये कहते हैं। कांग्रेस सरकार हो तो उसके लिए, कोई भी हो, ये अच्छा बोलते भी उसी तरह से थे, किसी से डरते नहीं थे। हमले इन पर खूब हुए पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। बड़े निर्भीक लेकिन थे जैसे। और हमारे गुरुजी बड़ा प्रेम रखते थे उपाध्याय जी उन पर, तो हम उनको बताते थे कि वो कैसे लड़ते रहे। रेवा प्रसाद जी बड़े बड़े पंडितों से कैसे उलझते हैं। तो उपाध्याय जी कहते थे हमारा सीखिया पहलवान, वो किसी से कम नहीं है वो भी। तो उन्होंने बुला के रखा, उनसे कुछ दिन हमने पढ़ा। रेवा प्रसाद जी पर उनका बड़ा स्नेह था उपाध्याय जी का। तो ये अन्ना हजारे का बहुत बढ़िया वर्णन इन्होंने किया है, पढ़ने लायक है। तबीयत खुश हो जाती है कि अन्ना हजारे कैसे बोलता है, मुझे किसकी परवाह है, मैं 2 रोटी मुझे चाहिए, मैं किसी की तनख्वाह नहीं लेता, किसी का कुछ नहीं लेता। जो जिस तरह से वो बोलते थे उस तरह के शब्दों में बढ़िया संस्कृत में उन्होंने छंद में उसको उतारा है। इंदिरा गांधी का बहुत बढ़िया वर्णन इन्होंने किया है अपने एक शतक काव्य में, बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये जो इनके शंकराचार्य हैं उन पर इनके अच्छे काव्य हैं, सुंदर वर्णन किया है। और राजीव संजय युता विगताधिकारा राराज्य तेस्म ननुसा तरसा ज्वलंती वाल्मीकि धामनि विवास घटीम नयंती वैखानसी कुशलवानुगतेव सीता। ये जब अपदस्थ हो गई थी इंदिरा गांधी, उसकी जो स्मृति उनको है वो अलग ढंग से उसको देखते हैं कि ठीक है, इमरजेंसी के बाद हार गई इंदिरा गांधी और साइड ट्रैक कर दी गई, और अपने दोनों बेटों को संभाले हुए विगताधिकार वह जीवन यापन कर रही थी, लेकिन आग उसके भीतर धक रही थी। वो ठीक वैसे ही थी जैसे निर्वासित सीता वाल्मीकि के आश्रम में वैखानस का जीवन बिता रही हो। ये उन्होंने कह दिया है स्वातंत्र्य संभव महाकाव्य के 26वें सर्ग में। और बाद में उनकी अपनी खैर पॉलिटिकल लीनिंग्स अलग है, और नमो निर्वाचनम भी उन्होंने लिखा, और बाद के इतिहास तक उन्होंने लिखा है, कविताएं लिखी हैं। और प्रखर भाषा बहुत है, सीधी मार करने वाली भाषा भी है, संपन्न भाषा भी है। सप्तर्षि कांग्रेसम इन्होंने लिखा, 10 अंकों का नाटक, कांग्रेस का अभ्युदय, उदय और पराभव, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा इन्होंने लिख दिया। हालांकि नाटक खेलने योग्य नहीं है, बड़े लंबे लंबे उसमें संवाद हैं। पंडित है, उन्होंने उस समय लिख दिया, और सीधा सपाट उसमें बहुत सारे डायलॉग्स आते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरा है। अब ज़्यादा चर्चा करने का समय नहीं है। और बड़ी विभूतियों में प्रभाकर नारायण कवठेकर हैं, इंदौर में बड़े पुरोहितों के घराने में पैदा हुए, राजोपाध्याय कुल में 1923 में प्रोफेसर रहे,
होलकर कॉलेज में मध्य प्रदेश की शासकीय सेवा में, विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप लोग सब जानते ही होंगे। बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी होगा, सागर में भी आए गए हैं और विद्वत्तापूर्ण कार्य उनके बहुत सारे हैं, उनका जिक्र नहीं करूँगा। उनका एक तो क्या भूलोकावतरणम नाम से कई खंडों में उनकी रचनाओं का संकलन है। हाँ, उसमें विमान बाला आदि उनकी कविताएं हैं। एयर होस्टेस पर उन्होंने कविता लिखी है, बड़ी रसिकता के साथ में कविता लिखी है। व्योमयान विमान बाला कैसी नज़र आती है, उनको पंडितों को बड़ा अपनी नायिकाएं उसमें दिखने लगती हैं। पहली बार एयर ट्रेवल क्या की है कि वाह अच्छी बढ़िया लड़कियां दिखाई दे रही हैं, उसका वर्णन उन्होंने किया है, अच्छा किया है। और बाजीराव मस्तानियम इनका काव्य, खंड काव्य अच्छा काव्य है। और आप जो ये मस्तानी फिल्म बनी थी वो उसको देखें तो आपको लगेगा कि उससे बेहतर है। ये उन्होंने समझ कर के लिखा है, अच्छी हिस्ट्री उन्होंने पूरी दी है। मार्मिक कविता है। मस्तानी की जो ट्रेजेडी है, प्रेम गाथा है, किस तरह से शिकार होती है वह, जो राजकुल के जो षड्यंत्र हैं उनके, वीरांगना भी वह है। और बाजीराव का चरित्र, पूर्व राग और अपूर्व राग दो खंडों में, यह एक महाकाव्यात्मक उनका काव्य है। अनन्य प्रेम की गाथा है, प्रेम का स्वरूप इसमें बताया है और बहुत मार्मिक ढंग से इन्होंने चित्रण किया है। प्रेम का उदय कैसे होता है दोनों के बीच में। सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छा किया है। लावण्यमस्या विदितम न बाल्ये किम दर्शनम स्याद उषसो रजन्याम। वो बच्ची थी तब कोई अनुमान नहीं कर सकता था कि कितनी सुंदरी, अपूर्व सुंदरी के रूप में प्रस्फुटित होगी। उषा के लावण्य का जब रात हो उस समय कौन अनुमान कर सकता है, ये इत्यादि उसके वर्णन में वो कहते हैं। और बहुत सुंदर कैसे उसके कपोल पर एक तिल है उसका वर्णन करते हैं। श्लेष अलंकार बढ़िया उसमें लाया है। रावस्य दृष्टि स्मितजे कपोले खलऊ पतित्वा पिन निर्गतासा। उस पर जो तिल है उसमें उनकी दृष्टि ऐसी पड़ी कि जैसे खली जो तिल से बनती है उसमें अटक जाती है कोई चीज़ तो फिर निकलना मुश्किल है, तो वो अटक गई उसके तिल में फंस कर के। ऐसी गोरे गाल पर जो उसके तिल का बिंदु था उसने उसमें चार चांद लगा दिए थे, ऐसा वो कहते हैं। शुभ्रे कपोले तिल कृष्ण बिंदुष चारुत्व रद्धिम कुरुते स्म नित्यम। मस्तानी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वैसे उनके प्रेम का वर्णन करते हैं, वैसे उनके दुख का वर्णन करते हैं। ये मार्मिक काव्य है। ट्रेजेडी एक तरह से संस्कृत में लिखी गई इसके द्वारा। और प्रणामी संप्रदाय का इन्होंने अच्छा वर्णन इसमें किया है, जो उसमें बड़ा संप्रदाय चल रहा था। जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध प्राणनाथ जी ने किस प्रकार से संप्रदाय अपना बनाया। अब दो तीन बड़ी विभूतियाँ जो उज्जैन से संबंधित हैं उनमें से एक पी वेंकटाचलम है। अब ज़्यादा समय नहीं है और इन पर अलग से बड़ी संगोष्ठियाँ की जानी चाहिए। वी वेंकटाचलम हैं, कितने बड़े पंडित थे अपने समय के और संस्कृत कितनी बढ़िया वो लिखते और बोलते थे। तो हमारे अच्छे बंधु हैं बालकृष्ण शर्मा जी, उन्होंने विवेक सोपान परंपरा नाम से उनकी रचनाओं का संकलन एक छाप दिया है। उनके भाषणों का, उनकी कविताओं का और उनके लेखों का, संस्कृत में उनके लेखों का। तो बहुत प्रौढ़ उनकी संस्कृत है, गद्य पद्य दोनों में। कविता भी उनकी बहुत अच्छी है। छोटे से विषय पर भी बड़ी बढ़िया कविता लिखते हैं। मच्छर पर उनकी कविता है, मशक दशकम शायद है इसी संकलन में, और बढ़िया संस्कृत में कविता लिखी है। बड़े जिंदादिली के साथ में, मस्ती में संस्कृत में कविता लोग सब लिख, हम भी ऐसे ही लिखते हैं। कोई ऐसा कष्ट उठा कर के हम संस्कृत में कविता नहीं लिखते हैं। मन है, मस्ती है, हमारे मन संस्कृत में लिखने का है, हम लिखते हैं। बालकृष्ण शर्मा ने और भी कई कार्य किए। वो अच्छे पंडित हैं हमारे समय के, जो विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे अभी तक। और उन्होंने अवस्थी जी की ये जो पाणिनी शिक्षा है उसके त्रिनयन भाष्य सहित उसका संपादन किया, अच्छा कार्य है। केदार नारायण जोशी भी रहे उज्जैन में। उन्होंने हसूरकर पर शोध किया था, वो छपा हुआ है। जिनकी ज़्यादा जिज्ञासा हो वो हसूरकर का साहित्य, उनका पीएचडी का शोध प्रबंध छपा हुआ है। ये जो सीनियर हसूरकर थे, श्रीनाथ हसूरकर, जिन्होंने द्वादश दर्शन सोपानावली और भारत रत्नमाला लिखी है, उस पर उन्होंने पीएचडी की थी। और बहुत बड़े कवि जो हमारे समय के हैं, निश्चित रूप से महान कवियों में से एक हैं। अधिक उनका लेखन यद्यपि नहीं है, देवा प्रसाद जी की तरह है, प्रोलिफिक राइटर वो नहीं रहे। बहुत ही मस्त आदमी थे श्रीनिवास रथ साहब, आप लोगों में से बहुतों ने उनको देखा होगा। और वैसे ही कवि मुश्किल से पैदा होते हैं, इक्के दुक्के कभी कोई पैदा होते हैं। वो गीतकार बहुत बड़े थे, संस्कृत के नवगीतकारों में वो हैं। वैसे अच्छे गीत
3-4 लोगों ने शायद लिखे हों तो लिखे हों संस्कृत में। एक तो रामनाथ पाठक प्रणयी थे, आरा में बिहार में हुए। उन्होंने बहुत बढ़िया गीत संस्कृत में लिखे हैं, सुंदर गीत लिखे हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान क्रांति गीत उन्होंने लिखे संस्कृत में, बहुत ही अच्छे लिखे, मार्मिक गीत लिखे। और हरिदत्त पालीवाल ने अच्छे गीत लिखे हैं संस्कृत में कुछ, और प्रभात शास्त्री ने लिखे हैं। बाकी वैसे गीतकार कम हुए संस्कृत में। गीत विधा को बड़ा फिर बाद में गंभीरता से नहीं लिया गया हिंदी में, हिंदी की समीक्षा में। लेकिन श्रीनिवास रथ एकांतिक रूप से नए ढंग के गीत ही लिखते रहे। श्लोक रचना बहुत सुंदर करते थे, चाहते तो बहुत बढ़िया श्लोक बनाते रहते। उसको लगभग छोड़ करके उन्होंने कभी कभी ओकेजनल पोइट्री लिखते थे संस्कृत में, किसी के बारे में लिखना हुआ तो लिख देते थे। गीत जब तरंग आती थी तो लिखते थे, और बहुत ही बढ़िया लिखते थे। और वैसे उस तरह की इमेजरी ला करके और किसी के गीत नहीं हैं। एकदम नया युगबोध है, नए बिंब हैं। विज्ञान नौका समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्तेति न ज्ञायते। विज्ञान की नाव लाई जा रही है, ज्ञान की गंगा कहाँ सूख गई है कोई नहीं जानता है। विज्ञान नौका समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्तेति न ज्ञायते। पुष्पितानां लतानां रक्षा न कृता निष्कुटेषु स्वयं कंटकिन्यारता। ये सब जो उनकी है कि कैक्टस के जंगल लगा दिए हैं, जो फूल रही थी बेलें सुकुमार, वो किस तरह से उजड़ गई हैं, उसको कोई किसी ने नहीं देखा। ये जो रिदम संस्कृत में लाई गई नए गीत की, वो गीत गोविंद का है वैसे पैटर्न। गीत गोविंद की भावभूमि एकदम अलग है, वैष्णव भक्ति काव्य है। तो ये उस तरह की पदावली में युगबोध के साथ में कोई गीत लिखता है संस्कृत में, तो वो श्रीनिवास रथ ने काम किया। उनका किसी तरह छप गया, एक ना उनको कोई परवाह थी कि छप जाए, हमारे न कोई संभाल करके ज़्यादा रखते थे, तरंग में लिख देते थे। एक डायरी जरूर उनके पास रहती थी, तो प्रयास करके फिर संस्थान से उनका ये छप गया। तदेव गगनम सैव धरा जीवन गति रनुदिनम अपरा, तदेव गगनम सैव धरा पाप पुण्य विधुराधरणीयम कर्म फलम भवताधरणीयम। ये उज्जैन के बच्चे बच्चे गाने लग गए थे इन्हीं के जैसे। क्या तो उनका कंठ था, भगवान ने उनको ऐसा अद्भुत कंठ दिया है। यहाँ अगर गाने लग जाएं तो पूरा हाल भर जाएगा बिल्कुल उनकी आवाज़ से। ऐसी गंभीर आवाज़ उनकी फैलती हुई, और वैसी ही उनकी कविता। और मगन होकर के उनको सुनना अपने आप में अद्वितीय अनुभव हुआ करता था। हम तो विदेशों में उनको ले गए तो श्रीनिवास रथ का नाम सुन करके विदेशी लोग आ गए थे, वहाँ जमा हो गए थे, अच्छा वो सुनाएंगे। तो आकर के चुपचाप सुन रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने कवि गोष्ठी की वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में एडिनबरा में। तो क्या समा वो बांधते थे, और कविता उनकी वैसी हुआ करती थी। तो अब समय ज़्यादा नहीं है, और सागर पर भी बहुत कुछ। बलदेव चरितम महाकाव्य लिख रहे थे 6 सर्गों में श्रीनिवास रथ साहब। 6 सर्ग उसके छप गए, फिर उनकी तरंग उतने ही तक रही। बहुत बढ़िया अलग ढंग का महाकाव्य था, बताइए। बलदेव उपाध्याय पर, अपने गुरु पर उन्होंने काव्य लिखा, एकदम पैटर्न उन्होंने बदल दिया संस्कृत महाकाव्य का। क्या सुंदर उन्होंने वर्णन उसमें किए हैं। काशी का वर्णन है, बलदेव उपाध्याय के बचपन का बहुत बढ़िया वर्णन है, वो सब था। लेकिन अब उनका 6 सर्ग बार पता 6 सर्ग लिखने के बाद पता नहीं क्या मन हुआ कि उसके आगे फिर उन्होंने उसको नहीं लिखा। बहुत मनमोजी बहुत ज़्यादा थे। सागर में अब ज़्यादा हम क्या बताएं। हमारे गुरु आचार्य रामजी उपाध्याय, उन पर पुस्तक छपी है। आपके यादव जी ने, इन्होंने संजय यादव ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उनका बड़ा साहित्य है। वो भी न भूतो न भविष्यति, इसी तरह के युग पुरुष एक रहे हैं। 2 उपन्यास उनके संस्कृत में हैं। बहुत बढ़िया गद्य वो लिखते रहे, और सारे चमत्कार प्रदर्शन से, आलंकारिकता से हट कर के प्रांजल सरल सरस गद्य हो सकता है, उसका नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया। सुदामा की कहानी अपनी जो फिलॉसफी उनकी है गांधीवाद की, उसके हिसाब से उन्होंने नए ढंग से प्रस्तुत की। हरिश्चंद्र की कथा उन्होंने अपने दर्शन के हिसाब से नए ढंग से प्रस्तुत की अपने 2 उपन्यासों में। नाटक भी उन्होंने संस्कृत में लिखे, 7 नाटक शायद लिखे। जो उनकी फिलॉसफी थी उसके अनुसार उन्होंने नाटक संस्कृत में लिखे हैं। दूसरी बहुत पूज्य हमारी गुरु जो रही यहाँ और अच्छी लेखिका संस्कृत की, वनमाला भवालकर थी, और अच्छी नाटककार वो संस्कृत की रही हैं। बहुत मार्मिक उनकी रचना है पाददंडा, जो चाइनीज़ वार हुई 1962 में, उसकी पृष्ठभूमि पर बहुत मार्मिक नाटक है। नाटक की उनको बहुत बढ़िया पकड़ थी। उसमें अंत में रहस्य खुलता है कि जो प्रेमी है वो फिल्मों में जैसा होता है कि वो प्रेमिका को युद्ध के बाद आकर के उसका सब सम्मान कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर देता है कि मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। और वो प्रेमिका पीछे पड़ी हुई है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता कि नहीं तुम जाओ, अब मुझे विवाह नहीं करना।
तो बाद में पता चलता है कि उसकी टांग कट चुकी, उसको वो ढके हुए है। वो बैसाखी, पादंडा मतलब बैसाखी उसका। तो वो अस्पताल से निकलते हुए वो देखती है प्रेमिका कि कोई बैसाखियाँ लेकर के आ रहा है। तब वो एकदम से पूछती है कि ये किसके लिए लाई जा रही है, पता करती है। वो संस्कृत में चलता है ये नाटक, बहुत बढ़िया नाटक है। हमने यहाँ हिंदी अनुवाद खिलवाया था, राकेश सोनी ने किया उसको, बढ़िया नाटक है। और इनकी संगीतिकाएँ थी, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। पादंडा यहीं से छपा, सारिका में छपा था, पुस्तकाकार भी छपा है, बढ़िया उसका सरल संस्कृत है, अच्छी संस्कृत है, बीच में गीत हैं। यह हाँ जानता हूँ मैं, अरुणा जी मेरे ही बैचमेट रही हैं, अरुणा नार्लीकर जो है, हाँ वो मेरे बैचमेट वो रही है, और बहुत परिचय उनसे हम लोगों का रहा, मीना जी से, उनसे मैं संस्कृत से संबंधित जितना है उतना ही चर्चा करूँगा। उनकी संगीतिकाएँ हैं, पार्वती परमेश्वरीयम है, रामवन गमनम है, ये जो फार्म है मराठी डांस ड्रामा का, संगीतिका का, वो उन्होंने संस्कृत में लिया। उनके प्रयोग भी खूब हुए, बहुत लोकप्रिय प्रयोग होते थे, कालिदास समारोह में खेली गई है, क्लासिकल म्यूजिक में इनके सारे गीत बंधे रहते थे। तो ये बड़ा एक स्वर्णयुग था वनमाला भवालकर के, जब नाटक यहाँ खेले जाते थे, कितनी परफेक्शन उसमें होता था, टेक्निकल परफेक्शन होता था। यहीं पर मैंने भी लगभग 25 रचनाएं संस्कृत की अपनी पूरी की हैं। उपन्यास, मेरे औपन्यासिक रचनाएं हैं, महाकाव्य हैं, नाटक हैं, उन पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, उन पर भी पुस्तकें अलग से अध्ययन छपे हुए हैं। अच्युतानंद दास भी यहाँ रहे, वो कहानीकार हैं संस्कृत के, बहुत सारा साहित्य उन्होंने संस्कृत में यहाँ लिखा उपलब्ध है। और नई पीढ़ी भी यहाँ आ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से बहुत अच्छे न केवल पंडित बल्कि रचनाकार संस्कृत के निकले। भगीरथी नंद बहुत अच्छे कवि हैं, बड़े विद्वान भी हैं, और कितनी सुंदर उनकी कविता, श्लोक रचना उनकी। पृथ्वी छंद उतना बढ़िया कम लोग लिखते हैं, सब पृथ्वी छंद भगीरथी नंद लिखते हैं। वो प्रोफेसर है लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में, यहीं फेलो रहे हमारे यहाँ, यहीं से शोध किया। पूर्णचंद्र उपाध्याय तो परसों आए थे यहाँ, वो कविता भी लिखते हैं। कविता सबको नहीं लिखना चाहिए, असल में छंद बनाते रहने से कविता नहीं हो जाती है। कहानीकार अच्छे हैं पूर्णचंद्र उपाध्याय, गद्य अच्छा लिखते हैं, नए ढंग की कहानी लिखते हैं, कहानी संग्रह उनका छप रहा है, कई कहानियाँ उनकी छपी। बहुत प्रतिभाशाली जो यहाँ से लड़का निकला वो नारायण दास है। वो इस समय कलकत्ता में है, रामकृष्ण मिशन के कॉलेज में, यहीं से उन्होंने एमफिल और पीएचडी की। ये लोग उड़ीसा से आए थे, भगीरथी नंद, पूर्णचंद्र उपाध्याय और नारायण दास, तीनों बहुत प्रतिभाशाली तीनों हैं। ये संस्कृत के बहुत बड़े हस्ताक्षर इस समय हैं। नारायण दास तो बहुत ही प्रतिभाशाली है, उम्र में इन लोगों से छोटे होंगे, बहुत काम उसने किया। एकदम नए ढंग की पत्रिका निकाली उसने संस्कृत में, 20 साल से वो पत्रिका निकल रही है। अद्भुत साहित्य उसमें, नया साहित्य संस्कृत का उसमें आता है। और स्वयं के नारायण दास के बहुत सारे कथा संग्रह हैं, नए ढंग की कहानियाँ, संस्कृत में जासूसी कहानियाँ उन्होंने लिखी, नए ढंग की कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे संस्कृत में। उत्कल साहित्य का अनुवाद बहुत किया, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों का अनुवाद किया। तो बहुत काम ये लोग कर रहे हैं। और संस्कृत में ग्रंथ के ग्रंथ इन्होंने लिख दिए। बंगाल के संस्कृत, आधुनिक संस्कृत साहित्य पर पूरी मोटी किताब नारायण दास की, बंगिया नाम संस्कृत अवधानम नाम से 600 पेज का ग्रंथ उनका छपा हुआ है। तो कितने समर्पण निष्ठा के भाव से लोग काम कर रहे हैं। कोई मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपना खर्च उसमें कर देते हैं, बल्कि कि आने वाली पीढ़ियां जाने कि कितना हमारे समय में काम हुआ है, हमारे गुरुओं ने कितना काम किया है। तो हम लोगों के काम को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सागर में और भी कई लोग हुए, पंडित पन्नालाल जैन, उन्होंने संस्कृत में बहुत लिखा है, उन पर भी थीसिस हो चुकी है, वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ उनके हैं, अच्छे विद्वान हैं संस्कृत के। और जैन विद्वानों में अच्छे विद्वान यहाँ हुए जिन्होंने कि संस्कृत में महाकाव्य भी लिखे हैं। मूलचंद शास्त्री का संस्कृत में महाकाव्य है, और अन्य अनेक यहाँ के जैन विद्वान हैं जो इसमें मोराजी में अच्छे पंडित रहे हैं पहले, अब तो वहाँ वैसा नहीं रहा। उन्होंने संस्कृत में काफ़ी रचनाएं की हैं, उन सब का विवरण मिल जाएगा। पंडित पन्नालाल जैन का तो अभिनंदन ग्रंथ बहुत मोटा छपा हुआ है, उसमें आपको विवरण मिल जाएगा, कुछ मेरी पुस्तकों में भी मिल जाएगा। और नौनिहाल गौतम अच्छे रचनाकार हो सकते हैं, उन्होंने नाटक अच्छे लिखे हैं संस्कृत में, अच्छी रचना वो करते हैं। किरण आर्य अच्छी रचना करती हैं, संभावनाशील हैं ये लोग। दयाचंद जैन जो मोराजी में रहे,
नेमीचंद जैन, कमल कुमार शास्त्री, दरबारी लाल कोठिया, गोकुल चंद जैन, सुदर्शन लाल जैन, हरिंद्र भूषण जैन, ये सब लोग सागर के निकले हुए हैं और संस्कृत में इन्होंने खूब लिखा है, इनकी रचनाएं मिलती हैं। तो सुद्युम्नाचार्य जी तो शायद चले गए, कल तक थे, वो भी संस्कृत के अच्छे लेखक हैं, बढ़िया गद्य वो लिखते हैं, निबंधकार, ललित निबंध उन्होंने लिखे संस्कृत में, बहुत हास्य व्यंग्य के निबंध उन्होंने अच्छे लिखे, व्याकरण के विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है संस्कृत में, और संपादन उन्होंने खूब किया है, बहुत सारे संपादित ग्रंथ उनके हैं। और गंभीर दर्शन शास्त्र से संबंधित ग्रंथ उन्होंने सरल सुबोध बना करके खूब लिखे, पढ़ने लायक हैं उनकी संस्कृत में जो किताबें हैं। कृष्णकांत चतुर्वेदी जी ने भी कविताएं भी लिखी हैं, बड़े विद्वान हैं, हमारे मित्र बगल में बैठे हैं। इनकी बहुत सारी संस्कृत में रचनाएं हैं, तीर्थ भारतम इनका है, वाल्मीकि पर इनका महाकाव्य है, और भी इनकी कविताएं हैं। पुष्पा दीक्षित बहुत बड़ी कवि हैं संस्कृत की, जो जबलपुर से निकली, अब तो बिलासपुर में रहती हैं। उनका अग्निशिखा काव्य छपा था, तो अद्भुत कविता उसकी, उसमें गीत हैं उस तरह के, अलग तरह के हैं। वो महादेवी वर्मा की शैली जैसे कुछ गीत हैं, लेकिन बहुत प्रखर ओजस्वी गीत हैं, और विरह वेदना के भी गीत हैं उसमें। शैली इन्होंने अपनी बनाई, जो बड़े वैयाकरण की शैली हो सकती है, और भावुक भी बहुत हैं उतनी ही। तो ये गीत रचना एक महिला कवि की, बहुत प्रांजल प्रखर गीत रचना, उसका स्वरूप इनके गीतों में देखने को मिलता है। और पय्यप्प पानम लिखा मोतीराम शास्त्री ने, ये पौराणिक शैली का महाकाव्य है, मोटा नर्मदा नदी पर बृहत्काय पौराणिक महाकाव्य है। इसमें कई आख्यान उपाख्यान भी सम्मिलित हैं, तीर्थों का वर्णन इसमें है यह है। और रहस बिहारी द्विवेदी जी ने स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत महाकाव्यों पर पुस्तक प्रकाशित की है। उससे अपने आप जान सकते हैं कि आधुनिक काल में कितने महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए, सैकड़ों की संख्या में। और इन्होंने स्वयं भी रचनाएं की ही हैं, ब्रह्मदत्त वंशम, मध्य प्रदेशोद्भूतः, तमसा काव्य संस्तव इत्यादि, और भी अनेक रचनाकार मध्य प्रदेश के हैं। अब तो समय बहुत कम है, सागर में और भी विभूतियाँ रही हैं, उस पर सीरीज मैंने एक लिखी थी दैनिक भास्कर में, और इन लोगों ने अच्छा काम किया। मेरे जाने के बाद वो सागर शोध नवनीतम में अच्छी पुस्तक निकाली है रामरतन पांडे ने और नौनिहाल गौतम ने। तो मैंने जो कुछ लिखा था वो उसका कुछ उसमें आ गया है, और बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने सारा जो सागर से जुड़े हुए लोग हैं, शोध कार्य भी जिन्होंने यहाँ किया है, उन पर उसमें प्रामाणिक जानकारियाँ इकट्ठी करके इन्होंने दे दी हैं। और वैसा काम भी दूसरे विश्वविद्यालयों में कदाचित नहीं हुआ जो हमारे यहाँ के इन लोगों ने कर दिया है। वो अच्छा दस्तावेजीकरण हुआ, और वो हमेशा के लिए एक संदर्भ ग्रंथ हो गया। अब कुछ मिनटों में मैं पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी पर तो कहना था, मुझे खेद है कि बहुत समय हो गया। कुछ हम कह देंगे, आप तो कहेंगे ही, मुझे तो कहा गया था